बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरश काश्मीरी। आगा शोरश काश्मीरी तहरीक आज़ादी के नामवर मुजाहिद शख्सियत थे। इनकी तन्हा ज़ात में एक बेबाक सहाफ़ी, एक साहिब तर्ज अदीब, एक शायर, एक मुहिब वतन सियासतदान और एक शोला नवा खतीब इकट्ठे हो गए थे। इनकी सहाफ़त जसारत, सदाकत और इफ़्फ़त कलम का आईना थी। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल वॉइस ऑफ 92 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। आगा शोरश काश्मीरी के ख़ानदानी और सवानी हालात का एक बड़ा माखज़ उनके खुद नोश्ता हालात हैं। उनकी सवाने उम्री, बुए गुल, नाले दिल, दोदे चिराग महफिल के मुताले से पता चलता है कि आगा साहब का वतन कश्मीर और गोतडार है, जो कश्मीरी ब्राह्मणों की एक शाख है। आगा साहब ने अपनी सवाने हयात में बताया है कि उनकी छठी पुश्त में किसी बुजुर्ग ने इस्लाम कबूल किया था, जिसकी वजह से उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हत्ता कि गुलाब सिंह का ज़माना आ गया। गुलाब सिंह का ज़माना कश्मीरी मुसलमानों के लिए बड़े मसाइब व मुश्किलात का ज़माना था, जिसकी तस्दीक तारीखी शवाहिद से भी होती है। गुलाब सिंह की हुकूमत अगरचे मुस्तहकम थी, लेकिन उसके ज़माने में मुसलमानों का सियासी और मुआशी इस्तेहसाल बुरी तरह किया गया। रियासत के तमाम छोटे बड़े ओहदे डोगरा ख़ानदान या कश्मीरी पंडितों के पास थे। मुसलमान काश्तकारों के लिए मालिया की शरह नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुसलमानों पर जालमाना टैक्स लगाए जाते थे। इन हालात में आगा साहब के ख़ानदान का कश्मीर में रहना और भी महाल हो गया, लिहाजा दूसरे लोगों की तरह ये ख़ानदान भी कश्मीर को छोड़कर पंजाब में आ गया। आगा साहब के परदादा श्रीनगर से अमृतसर आ गए। परदादा की वफात के बाद आगा साहब के दादा तन्हा रह गए, लिहाजा वो लाहौर चले आए। आगा शोरश काश्मीरी के दादा का नाम अमीर बख्श था। उन्होंने ऐबक रोड पर एक तनूर लगाया और गुजर बसर होने लगी। अमीर बख्श के दो बेटे थे, एक आगा साहब के ताया, दूसरे आगा साहब के वालिद, जिनका नाम निज़ामदीन था, जो टीन के कारखाने में मुलाजिम थे। निज़ामदीन का क़याम अमृतसर में था और उनकी शादी भी अमृतसर ही में हुई। आगा साहब का यौम पैदाइश 14 अगस्त 1917 है, लेकिन आगा साहब ने अपनी सवाने हयात में ये नहीं बताया कि वो किस शहर में पैदा हुए। इस सिलसिले में कुछ लोग लाहौर और कुछ अमृतसर को आगा साहब की जाए पैदाइश बताते हैं। आगा शोरश काश्मीरी का असली नाम अब्दुल करीम था। शुरू में वो उल्फत तखल्लुस किया करते थे, बाद में उनका तखल्लुस शोरश हो गया और यह तखल्लुस इतना मशहूर हुआ कि उनका असली नाम की बजाय लोग उन्हें शोरशी के नाम से पुकारने लगे। आगा साहब को सबसे पहले देव समाज स्कूल लाहौर में दाखिल कराया गया। ये स्कूल अनारकली में एक सतघरे में वाक़ था। वहाँ के हेडमास्टर सलाम की बजाय सतदेव की राज कहा करते थे और यही जुमला आगा साहब की ज़ुबान पर चढ़ गया। जब ये जुमला आगा साहब के दादा जान ने सुना तो उन्होंने आगा साहब को इस स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर एक दफ़ा बिला वजह पीटे जाने पर आगा साहब के दादा जान आगा साहब को दोबारा देव समाज स्कूल में वापस ले आए। सतदेव की जे कहने वाले हेडमास्टर का तबादला हो चुका था। आगा साहब एक अच्छे तालिब इल्म थे। चौथी जमात से ही ज़िम्मेदारा पढ़ना शुरू कर दिया। आगा साहब की दादी अम्मा पढ़ी लिखी खातून थी। वो आगा साहब को ज़िम्मेदार पढ़कर सुनाया करती थी। आगा साहब को ज़िम्मेदार पढ़ने के लिए देती और अगर कोई गलती हो जाती तो वो दुरुस्त कर दिया करती। 8वीं जमात तक आगा साहब एक शर्मीले तालिब इल्म थे। आगा साहब ने मैट्रिक का इम्तिहान 1932 में पास किया। मैट्रिक के बाद आगा साहब के माली हालात ज़्यादा दुगरगुं हो गए, लिहाजा वो कॉलेज में दाखिला न ले सके। इसके बावजूद उन्होंने अपना मुताला जारी रखा। मैट्रिक के बाद वो बिल्कुल बेकार थे। फरागत का ये वक्त वो सारा दिन पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में गुजारा करते। ये दौर तकरीबन 2.5 साल तक रहा। आगा साहब अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं, इन 2.5 सालों में इस नाचीज़ ने वो पूरा कुतुब खाना, पूरी लाइब्रेरी अच्छी तरह खंगाल डाले। शेर व अदब का चस्का लग चुका था। शायरी के सभी दीवान खंगाल डाले। अफसाना नावल से तो कोई ज़्यादा लगाव ना था, लेकिन नसर का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाफ़ज़े में उतरता रहा। आगा साहब लिखते हैं कि मेरी ज़िंदगी को संवारने में कैद का बड़ा हिस्सा है। लाहौर में जितने बरस गुजारे इनके शब रोज़ अजीम थे। बेहतर लोगों का साथ रहा। इनमें आलिम, दानिश्वर, सियासतदान, मुदब्बिर, मुअल्लिम, मुसन्निफ, तारीख साज और तारीखदान सभी किस्म के लोग थे। मुझे ना सिर्फ मुल्क की 50 साल तारीख से आगाही हुई, बल्कि इसके अहवाल और आसार और नताइज व मुज़ाहिर से भी वाकफियत हासिल हुई। आगा शोरश काश्मीरी का ख़ास मज़मून इस्लामियात था। उन्होंने जेल ही में मौलाना मोहम्मद गुलशेर से कुरान और तर्जुमा पढ़ा। सीरत और तारीख़ का मुताला खुद इन्हीं से किया। तीसरी मरतबा जब आगा साहब को 1 साल कैद की सज़ा हुई तो वो अमृतसर से लाहौर सेंट्रल जेल आ गए और उन्होंने सबसे पहले जेल की लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा हासिल करने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल जाने पर आगा साहब ने 2 माह के कलील अरसा में ये मुख्तसर लाइब्रेरी सारी पढ़ डाली।
जेल में मुताले के दौरान एक मुकाम ऐसा भी आया कि आगा साहब खुदा की हस्ती के बारे में मशकूक हो गए, मगर इस्लाम की गिरफ्त आगा साहब पर शुरू ही से मजबूत थी, लिहाजा जल्द ही संभल गए और यकीन में पुख्तगी का वो मरहला तय कर लिया जिसको ईमान के नाम से ताबीर किया जाता है। आगा साहब अपनी सवाने हयात बुए गुल में लिखते हैं कि मार्क्सिज्म ने मेरे दिमाग को हिला डाला, इसकी मंतक के सामने फिक्र नज़र सपर अंदाज हो गए, यहाँ तक कि मैं खुदा की नफ़ी पर कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों का हमनवा हो गया। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी की सीरत नबवी पर एक छोटी सी किताब खुतबात मदरास मुझे दोबारा मुसलमान बनाने का बाइस बनी। आगा साहब को बला का हाफजा वदियत हुआ था, जिसकी बिना पर उन्होंने बेशुमार अशार अजबर याद थे। खुद कहते हैं शायद ही कोई दीवान हो जो मैंने इन दिनों ना पढ़ा हो, यही मेरा हाफजा का सन्ने आगाज़ है। मेरा हाफजा अशार के एतबार से गंजे कारून हो गया। ज़ौक़े शायरी की इब्तदा मदरसा के उस्ताद मौलवी नियाज़ मोहम्मद नुमानी से हुई, जो खुद भी एक शायर थे। उस वक्त आगा साहब की उम्र 14 साल थी। इससे पहले वो सिर्फ ज़िमीदार पढ़ा करते थे। फिर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से इतने मुतासिर हुए कि उनकी बेशुमार नज़में ज़ुबानी याद कर ली थी। एक बज़्म अदब बना रखी थी जिसमें मिर्ज़ा अदीब, बदर मुहय्युद्दीन, शम्स मलिक और हफीज़ कंधारवी नुमायाँ हिस्सा लेने वाले थे। इस बज़्म अदब में आगा साहब के ज़ौक़े शायरी ने अंगड़ाई ली। आगा साहब को चूँकि असातिज़ा के बेशुमार अशार याद थे, इसलिए इन अशार ने बुनियाद का काम किया। आगा साहब के इश्क की कहानी रेल से शुरू होती है और जेल में ख़त्म हो जाती है। 1938 का वाक़या है कि आगा साहब गुजरात की अदालत से 1 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म सुनकर लाहौर आ रहे थे। पुलिस की हिरासत में आगा साहब ट्रेन के 3rd क्लास डब्बे में बैठे थे कि 2 नौजवान लड़कियां अपनी मां के हमरा इस डब्बे में बैठ गईं। पुलिस की कोशिश के बावजूद वो इस डब्बे में जाने पर रजामंद ना हुई। जब गाड़ी गुजरात से लाहौर की तरफ रवाना हुई तो इन दोनों लड़कियों में से बड़ी लड़की, जिसका नाम खुर्शीद था, आगा साहब के दिल के साथ लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतर गई। मगर इस 1 साल कैद के दौरान में वो आगा साहब को मुसलसल ख़त लिखती रही। आखिर जुदाई की घड़ियां ख़त्म हुई। 1939 के आगाज़ में आगा साहब रिहा हुए और मार्च 1939 के आखिरी दिनों में लाहौर शिमला पहाड़ी पर एक दूसरे से मुलाकात हुई तो पता चला कि खुर्शीद का ताल्लुक़ कश्मीर नस्ल के वाई ख़ानदान से है। बाप का इंतकाल हो चुका है। अपनी वालदा और छोटी बहन सुरैया के साथ लाहौर ही में मुकीम है। आगा साहब ने अपनी किताब पसे दीवारे ज़िंदा में खुर्शीद की जो तस्वीर बनाई है, इससे पता चलता है कि वो हुस्न सूरत के साथ साथ हुस्न सीरत की भी मालिक थी। एक अदीब या शायर के जुमला औसाफ का अक्स इसमें मौजूद था। असातिज़ा के तीरों नश्तर अजबर थे। खतूत लिखने में यगाना थी। गोया कहा जा सकता है कि वो एक फाजला और अदबी व शायराना ज़ौक़ की तस्वीर थी। जल्द ही आगा साहब उनके घर बेतकल्लुफ़ आने जाने लगे। खुर्शीद की वालदा आगा साहब को बेटा और छोटी बहन भैया कहती थी और ख़ुद खुर्शीद शोरश काश्मीरी को आगा जी के नाम से पुकारने लगी। हजाब और तकल्लुफ़ जाता रहा। खुर्शीद और उसकी वालदा रजामंद थीं कि शादी हो जाए, मगर आगा साहब सितंबर 1939 में गिरफ्तार हुए और जेल चले गए। जब आगा साहब जेल से रिहा होकर वापस आए तो खुर्शीद आगा साहब की रिहाई से 1 साल कबल ही तिपेदिक के मर्ज में मुब्तला होकर जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। बकौल चूनीलाल कावश, शोरश के दिमाग में शादी का ख्याल सबसे पहले मैंने पैदा किया, क्योंकि मेरी शादी मेरे घर वालों ने जेल से निकलते ही करवा दी थी। हमने सोचा ये जी आज़ाद क्यों रहे, लेकिन आगा साहब का बयान है, मौलाना मजहर अली अजहर की तहरीक, वालिद के इसरार और बहनों की ख्वाहिश पर मुझे सर झुकाना पड़ा। लेकिन आगा साहब के माली हालात अच्छे ना थे, लिहाजा अखराजात पूरे करने का वादा भी मौलाना मजहर अली अजहर ने फरमाया था और अखराजात का इंतज़ाम मिस्त्री शमसुद्दीन के सुपुर्द था। आगा साहब का ख्याल था कि रुपया मजहर अली अजहर दे रहे हैं, मगर बाद में पता चला कि उन्होंने मुख्तलिफ दोस्तों से चंदा लिया है और इन चंदा देने वालों में मलक मोहम्मद अमीन बैरिस्टर और मियाँ कमरुद्दीन रईस इछरा सरे फरिस्त हैं। मियाँ साहब ने 500 रुपये और बैरिस्टर साहब ने 100 रुपये दिया। 12 अखराजात का हिसाब मिस्त्री शमसुद्दीन के पास था। आगा साहब को इसकी कोई खबर ना थी। 1945 तक शोरश काश्मीरी एक मारूफ आदमी थे। इसी शोहरत की बिना पर बहुत से लोग रिश्ता देने पर तैयार थे, मगर आगा साहब की बहनों का रुझान अपने मामू की तरफ था। लिहाजा आगा साहब की शादी उनके मामू के घर अम्बाला में तय हो गई और 27 मई 1945 शादी की तारीख मुकर्रर हुई और आगा साहब शादी के लिए दोस्तों, अजीज़ों, अदीबों, शायरों और सियासतदानों के साथ होड़ा एक्सप्रेस से अम्बाला के लिए रवाना हुए। ख्वाजा सादिक काश्मीरी ने एक मुशायरे का भी इंतज़ाम कर रखा था, लिहाजा बारात में शामिल तमाम शोरा ने मुशायरा में हिस्सा भी लिया। इस तरह आगा साहब अपनी बीवी को लेकर लाहौर आ गए।
आगा साहब लिखते हैं कि मौलाना ज़फ़र अली खान वलीमे में तशरीफ़ लाए, मेरी बीवी को दुआएं दी। आगा साहब के कुल 11 बच्चे हैं, जिनमें 7 लड़कियां और 4 लड़के हैं। साइमन कमीशन जब लाहौर आया उस वक़्त आगा शोरश 5वीं या 6ठी जमात में पढ़ते थे। साइमन कमीशन के बाइकाट के नतीजे में लाला लजपत राय पुलिस की लाठियां खाकर बुरी तरह मजरूह हुए और चंद दिन बाद सुर्गबाश हो गए। उनके सोग में लाहौर के तकरीबन सभी स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, मगर देव समाज स्कूल जहां आगा शोरश काश्मीरी ज़ेर तालीम थे खुला रहा और स्कूल इंतज़ामिया ने स्कूल बंद करने से इनकार कर दिया। तलबा ने खुद स्कूल बंद करने का फैसला कर लिया। आगा साहब ने छुट्टी की घंटी बजाई। कुछ तलबा इंतज़ामिया के कहने पर वापस आ गए, मगर बहुत से तलबा ने वापस आने से इनकार कर दिया, जिसमें आगा साहब भी शामिल थे। सेकंड हेड मास्टर ने आगा शोरश को सरगना करार देकर उनके हाथ पर 10 बैद लगाए और 5 रुपए जुर्माना की। आगा साहब ने बैद भी खाए और जुर्माना भी अदा किया। उन्होंने अपने एक दोस्त ओम प्रकाश के साथ मिलकर 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की एक जमात बनाई, जिसका नाम बाल भारत सभा रखा। आगा साहब इस जमात के सेक्रेटरी और ओम प्रकाश सदर थे। इब्तदा में कुल 6 लड़के थे, 3 हिंदू और 3 मुसलमान। चंद ही दिनों में मेंबरों की तादाद हजारों तक पहुंच गई। हिंदू लड़कियां भी इस जमात में शरीक हो गईं। इस जमात का काम हर रोज जलसे करना और जुलूस निकालना था। शहीदगंज और इत्तेहाद मिल्लत, ये अहद आगा साहब की सियासी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ है जिसकी वजह से आगा साहब ने सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया और मजलिस अहरार में शामिल हुए। इनकी किताब बुए गुल से पता चलता है कि जुलाई 1935 में शहीदगंज का तनाज़ा शुरू हुआ तो मुसलमानों के जज्बात भड़क उठे। लोगों का मजलिस अहरार से तवक्को थी कि वो इस सिलसिले में मौसर साबित होगी, मगर मजलिस अहरार ने तहरीक शहीदगंज में हिस्सा ना लिया तो इत्तेहाद मिल्लत वाले आगे बढ़े। मौलाना ज़फ़र अली खान और दूसरे रहनुमाओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया। इस तरह कायदीन का फुकदान हो गया। इस वक्त तहरीक शहीदगंज को ऐसे जियालों की ज़रूरत थी जो तहरीक को आगे बढ़ाएं, और ये फ़र्ज़ नौजवान क़यादत ने भरपूर तरीके पर अदा किया। इस तहरीक में आगा साहब की शमूलियत इत्तफ़ाक़ी थी। वो बज़्म अदब के इजलास से फारिग हुए तो हाफिज़ मेराज दीन इन्हें शाही मस्जिद में ले गए। वहाँ आगा साहब ने जलसे की सदारत के साथ साथ तकरीर भी की, जिसकी वजह से जेल चले गए। जब आगा साहब रिहा हुए तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इत्तेहाद मिल्लत की तश्कील नौ की, जिसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सदर मुंतखब हुए। मलक लाल खान जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। एक वर्किंग कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसमें शोरश काश्मीरी, चौधरी गुलाम हैदर, मौलाना अख्तर अली खान, अजहर अमृतसरी, मियाँ फिरोज़दीन और अबू सईद अनवर को शामिल किया गया। नौजवान कायदीन तहरीक शहीदगंज को आगे बढ़ाने और मस्जिद को हासिल करने के तमन्नाई थे, मगर सियासतदानों के पेश नज़र मस्जिद से ज़्यादा 1937 के इंतखाबात में कामयाबी का हसूल था। शोरश काश्मीरी की ज़िंदगी की दास्तान इनकी गिरफ्तारियों, जेल के हालात, मुकदमात और जुल्म व तशद्दुद जो इन पर किए गए के बगैर अधूरी रहेगी। इसलिए इन वाक़यात पर रोशनी डालना ज़रूरी है। इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा और अहम हिस्सा जेल में गुजरा और असीरी के हालात और वाक़यात ने उनके मिजाज, किरदार और तहरीकों पर बड़े असर डाले। शोरश काश्मीरी के सवानी हालात का मुताला इस तनाजुर में किया जाए तो शोरश के मिजाज और किरदार की तश्कील में जो अनासिर कार फरमा थे, इन्हें समझने का एक और पहलू सामने आता है। इस ज़िमन में मुनासिब है कि उस ज़माने के जेल खाने, माहौल और असीरिय फरिंग के मुहर्रकात, पस मंज़र, अहवाल और नताइज व असरात का सरसरी जिक्र किया जाए। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में सियासी लीडरों, कारकुनों और अवाम के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोगों ने हिस्सा लिया और हर तरह की कुर्बानियाँ दी। लोग गोली का निशाना बनाए गए, ज़ख्मी हुए, जेलों में बंद किए गए और वहाँ उनसे नारवा सलूक हुआ। तशद्दुद का निशाना बनाए गए, मगर उनके जज्बा आज़ादी में किसी तरह की भी कमी ना आई। जेल खानों में आने वालों की बड़ी तादाद का ताल्लुक ऐसे तबकों से होता था जो फाका ज़दा और मफलूकुल हाल थे, और उनके लिए जेल खाना की ज़िंदगी निस्बतन बड़े आराम की ज़िंदगी थी। सियासी रवाबत इन पर असर अंदाज ना होते थे। गांधी जीना और नेहरू उनके लिए बेमानी से अल्फाज थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि जेल खाना में सेहत बख्श खाना और साफ़ सुथरे बिस्तर हैं और वहाँ कल की कोई फिक्र नहीं। आगा शोरश काश्मीरी की शख्सियत की एक बड़ी वजह यानी एक बड़ी खसूसियत उनकी खताबत थी। इल्मी व अदबी हलकों के अलावा बरे सगीर के अवाम में आगा साहब की शोहरत और मकबूलियत की वजह उनकी खताबत बनी। बरे सगीर के अवाम ने जहाँ अपने सियासतदानों से अकीदत और एहतराम और दादे तहसीन में बड़ी ही फ़याज़ी का मुजाहरा किया,
وہاں الزام تراشی اور بہتان سازی میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ معاصرین اور مخالفین کے علاوہ بھی ایک سرکاری حلقہ CID اس سلسلے میں بڑا فعال رہا تاکہ حریت پسندوں کو بدنام اور رسوا کیا جائے۔ ہندوستان کا شاید ہی کوئی لیڈر ہوگا جس پر معاصرین اور مخالفین کے علاوہ اس حلقہ نے الزام تراشی نہ کی ہے۔ آغا صاحب پر بھی مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے۔ وہ ایسے مواقع پر عوام میں جاتے، جلسے کرتے، اپنی خطابت کے ذریعے لوگوں کو حقیقت کا آئینہ دکھاتے، الزامات کا غبار دور کر دیتے، لوگ مطمئن ہو جاتے اور شہرت زندہ باد رہتا۔ غرض آغا صاحب کی خطابت نے ان کے کردار اور سیرت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ شورش کاشمیری نے اپنی ابتدائی زندگی میں بے شمار تقریریں کی، ان سب کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ شورش کاشمیری نے اپنی پہلی تقریر 14 جنوری 1935 کو بادشاہی مسجد کے ممبر سے کی۔ قادیانیوں کے محاسبے کا آغاز 1885 سے ہوتا ہے، جب شاہ عبد القادر لدھیانوی کے بیٹوں مولانا محمد عبداللہ لدھیانوی اور مولانا عبدالعزیز لدھیانوی نے مرزا غلام احمد کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد ہر دور میں قادیانیوں کا محاسبہ جاری رہا۔ ابتدا سے لے کر اب تک بے شمار علماء حق اور اکابرین نے اسلام نے قادیانیوں کے محاسبے میں حصہ لیا، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان نے مرزیت سے جو نفرت کی وہ بھی رد مرزیت میں شامل ہے۔ لیکن اس سلسلے میں مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، پیر مہر علی شاہ صاحب، مولانا انور شاہ کاشمیری، حضرت علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، سید عطا اللہ شاہ بخاری، شورش کاشمیری محاسبہ مرزیت کے نام نمایاں ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے اس سلسلے میں اپنی زبان و قلم کی تمام توانائیاں صرف کر دیں اور مولانا کی اس محنت سے مرزیت کا مسئلہ ایک عوامی تحریک بن گیا۔ علامہ اقبال کے افکار نے مرزیت کو اقلیت قرار دینے کے مطالبے کو پروان چڑھایا۔ قادیانیوں کے محاسبے میں مجلس احرار کا کردار نمایاں ترین ہے۔ مجلس احرار نے اپنے قیام کے فوراً بعد ہی مرزائیوں کا محاسبہ شروع کر دیا تھا، اور تحریک کشمیر کے مارکے کے بعد احرار نے مرزائیوں کی مخالفت ہر محاذ پر کی۔ قیام پاکستان کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے رفقا کار نے 1953 میں مرزائیوں کے خلاف ایک زبردست تحریک شروع کی۔ بلا شبہ 1953 کی تحریک ختم نبوت اس سلسلے کی سب سے بڑی تحریک تھی، جسے مارشل لا کے ذریعے وقتی طور پر دبا دیا گیا مگر ختم نہ ہو سکی۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، آغا شورش کاشمیری کی ادبی زندگی کا آغاز بچپن سے ہو گیا تھا، لیکن حادثاتی طور پر وہ سیاست کے ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ 1935 سے لے کر 1945 تک کا عرصہ زیادہ تر قید خانے میں بسر کیا۔ اس کے بعد ان کی ادبی اور صحافتی زندگی کا باقاعدہ دور شروع ہوا، جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھیں اور ان کے مضامین ملک کے معروف اخبارات اور رسائل میں چھپتے رہے، یہاں تک کہ مجلس احرار کے اخبار آزاد کے مدیر بن گئے اور ایک پبلشنگ ہاؤس بھی قائم کیا۔ اخبار آزاد سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنا ہفت روزہ چٹان جاری کیا، اور اس طرح ادب اور صحافت ان کی زندگی کا جز بن گئے۔ آغا صاحب کی صحافتی تحریریں بے شمار ہیں، جن میں ادب کا رنگ بھی شامل ہے۔ ہفت روزہ چٹان میں ان کے اداریوں کے علاوہ مختلف ادبی موضوعات پر مضامین بھی شائع ہوتے رہے۔ اگر ان کی ان صحافتی تحریروں کو، جن میں ادبی رنگ بھی موجود ہے، جمع کیا جائے تو ان کا یہ ادبی سرمایہ بہت ہی زیادہ ہے۔ سوانح عمری: بوئے گل نالہ دل دود چراغ محفل، پس دیوار زندہ، تمغہ خدمت، موت سے واپسی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، ظفر علی خان، قید فرنگ، جبکہ ان کی تصانیف میں خاکے بھی شامل ہیں: نورتن، حمید نظامی، حسین شہید، سہروردی، میاں افتخار الدین، چہرے۔ مرزیت: تحریک ختم نبوت، اسلام کے غدار، اجمی اسرائیل، مرزائیل، اقبال اور قادیانیت، جبکہ متفرق موضوعات میں اس بازار میں، دہلی چلو، فن خطابت، اقبالیات میں فیضان اقبال، اقبالی مجرم، سفر ناموں میں شب جائے کمن بودم، یورپ میں 4 ہفتے۔ اس کے علاوہ خطوط، شورش بنام عبداللہ ملک۔ یوں تو یورپ میں 4 ہفتے خطوط کی صورت میں لکھی گئی ہے، لیکن اس خطوط کے مجموعے میں تمام تر حالات و واقعات سفر یورپ سے متعلق ہیں۔ آغا شورش کاشمیری کے شعری مجموعے: جذبات شورش، الجہاد والجہاد، چا کلندرانہ گفتم، گفتی و نا گفتنی۔ ان شعری مجموعوں کے علاوہ آغا صاحب کا کلام ان کے جرید ہفت روزہ چٹان میں مسلسل چھپتا رہا ہے۔ آغا شورش کاشمیری حمد و نعت کی شاعری میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ مثلاً حمد میں ان کا ایک انداز ملاحظہ ہو: کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ، خلاصہ ہے دعا لا الہ الا اللہ،
हयात व मौत को आसान कर लिया मैंने, बना के रहनुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमा ख्याल फसाना हमा दलील गलत, बनाए अर्ज़ो समा ला इलाहा इल्लल्लाह। नज़र पड़ी जो कहीं बारगाह सुल्तानी, दिमाग व दिल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। डरा रहे हैं मुझे सरकशों के हंगामे, मगर है मेरी नवा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगा साहब के दिल में अखबार नवीसी का शौक़ ज़िम्मेदार से पैदा हुआ और अखबार नवीसी की राह पर लाने वाले रोज़नामा सियासत के मकबूल अनवर थे। मगर अखबार नवीसी में आगा साहब पर सबसे ज़्यादा असर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है। आगा साहब ने सबसे पहले सियासत में लिखना शुरू किया, लेकिन सहाफ़त का बाकायदा आगाज़ ज़िम्मेदार से होता है। हाफिज़ अली बहादुर अपने अखबार अल हलाल का एडिटर आगा साहब को बनाना चाहते थे, मगर आगा साहब आमादा ना हुए। मजलिस एहरार ने अपना अखबार आज़ाद निकाला तो शेख हसामुद्दीन मुदीर बन गए और आगा साहब को नसरुल्लाह खान के साथ इदारा तहरीर में शामिल किया गया। तकसीम हिंद के बाद जब इस अखबार की तजदीद हुई तो आगा साहब मुदीर हो गए। आज़ाद में आगा साहब ने हिंदू नेशनलिज्म के खिलाफ सख्त इदारिये लिखे, जिसकी वजह से आज़ाद को पहले 15 दिन के लिए, उसके बाद 1 माह के लिए बंद कर दिया गया और आगा साहब पर सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ। उन्होंने हिंदुओं और सिखों के खिलाफ सख्त तनकीद की है। ये मुकदमा तकसीम के बाद खारिज हुआ। 1 जनवरी 1949 को आगा साहब ने चट्टान का डिक्लेरेशन हासिल किया और सितंबर 1949 में आज़ाद से अलग हो गए और पूरी दिल जमी से चट्टान की इशाअत में लग गए। आगा साहब के नज़दीक सहाफ़त एक इबादत है। जिस तरह इबादत में शिर्क का तसव्वुर मुसलमान के नज़दीक हराम है, इसी तरह सहाफ़त में जो ख्याल, नज़रिया या चीज़ तमा, हिर्स या फरेब व हवस की बदौलत राह पाती है, सबसे बड़ी मासियत है। आगा साहब ने अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में इस नज़रिए से इनहराफ नहीं किया। आगा साहब ने जब मैदान सहाफ़त में कदम रखा तो इस वक्त हिंदुस्तान की मुस्लिम सहाफ़त के नामवर तरीन नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। आगा शोरश काश्मीरी की सेहत फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में ज्यादा मुतासिर हुई, जब उन्होंने तामर्गे भूख हड़ताल की और सवाए डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब के दूसरे डॉक्टरों से इलाज कराने से इनकार कर दिया। इस जमाने में बकौल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद आगा साहब बैक वक्त शुगर, ब्लड प्रेशर, पित्ते की पथरी, गुर्दे की खराबी और पट्ठों की कमजोरी के मरीज थे। रिहाई के बाद उनकी सेहत पूरी तरह बहाल ना हो सकी। इस दौरान में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा और खराबी सेहत की बिना पर अस्पताल ही में रखे गए। 22 अक्टूबर 1975 बरोज बुध को आगा साहब की तबीयत कुछ खराब थी, लिहाजा हकीम आफ्ताब अहमद कुरैशी को बुलाया गया। हकीम साहब ने इलाज शुरू किया, मगर इसी दौरान इन्हें दिल का दौरा पड़ा, लिहाजा डॉक्टर इफ्तिखार अहमद को बुलाया गया और आगा साहब घर से म्यू अस्पताल मुंतकिल हो गए। बुध की रात तक उनकी हालत तसल्ली बख्श थी। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब का बयान है कि आगा साहब ने अपनी आखिरी दौर में ये बात इन्हें बार बार कही कि मेरे 2 मिशन थे, एक ये कि अंग्रेज यहाँ से चला जाए और दूसरा ये कि कादियानियों को अक़लियत करार दिया जाए। मेरे ये दोनों मिशन पूरे हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे जनाजे को कंधा देंगे और मेरी कब्र पर मट्टी डालेंगे। मशहूर सहाफ़ी जनाब Z.A. सुलेरी आखिरी रात जब आगा साहब को देखने गए तो आगा साहब ने इन्हें वसीयत की कि सुलेरी साहब आप गवाही देना कि मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ। और सुलेरी साहब ने ये वसीयत अपने मजमून में गवाही देता हूँ के उन्वान से लोगों तक पहुँचाई। जुम्मे की सुपहर को दोबारा दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बावजूद आगा साहब जुम्मा 24 अक्टूबर 1975 रात 12:29 पर खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।